देखिए भाई, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे, तो आयनिक कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि भाई तीन चीजें होनी चाहिए। क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी कम, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। तीसरा, लैटिस एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। लैटिस एनर्जी क्या होती है? अगर तुम कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस जो शुरुआत में कितनी दूरी पे थे? इनफाइनाइट दूरी पर थे। गैसियस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, उनको सॉलिड स्टेट में पास पास ले आओ और एक मोल सॉलिड बने। क्या? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो थे प्लस और माइनस चार्ज गैसियस स्टेट में, गैसियस से सॉलिड में आ जाए 1 मोल में, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी बेटा उसको क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। ठीक, अब देखो लैटिस एनर्जी लिखो, डिपेंड्स अपॉन, लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन भाई देखो प्लस और माइनस है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो खुद बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, याद करो। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R क्या होता था? डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के। यानी लैटिस एनर्जी भी किसके प्रोपोर्शनल होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? Q1 Q2 के चार्जेस के, और लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? डिस्टेंस के। डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स लिखो। डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स को तुम क्या लिख सकते हो? साइज भी लिख सकते हो कि भाई साइज बड़ा होगा तो R ज्यादा होगा, इसलिए साइज बड़ा तो लैटिस एनर्जी कम, चार्जेस ज्यादा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा। ठीक है, लिखो ग्रेटर द चार्ज, greater the charge of ion, greater the charge of ion, stronger is the force of attraction. Greater the charge of ion, stronger is the force of attraction. Hence, greater is the lattice energy. Hence, greater is the lattice energy. आगे लिखो सेकेंड पॉइंट, stronger, smaller the size of ion, smaller the size of ion, stronger is the force of attraction. Hence, greater is the lattice energy. Hence, greater is the lattice energy. ठीक, क्वेश्चन, whose lattice energy is more? क्वेश्चन, आपको लैटिस एनर्जी के ऑर्डर में लगाना है। तो देखो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है? चार्ज। डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है? चार्ज। पहले किसके बेसिस पे डिसाइड करने की कोशिश करोगे? चार्ज के बेसिस पर। अगर चार्ज के बेसिस पे डिसाइड नहीं हो पा रहा है तब किस पर आओगे? साइज पर। पहला डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है बेटा? चार्ज। पहले किसके बेसिस पे डिसाइड करोगे? चार्ज के बेसिस पे। अगर चार्ज के बेसिस पे नहीं डिसाइड हो रहा तब किस पे आओगे? साइज पे। अब देखो ये है चार्जेस, देखो प्लस एक प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सर हमें तो ये भी लिखना नहीं आता है। तो बेटा देखो जो हेलिना करप्सस स्फर है वो नॉर्मली +1 में रहेगा हमेशा, और भीम का सरबरा +2 में। हेलिना करप्सस स्फर किस में रहेगा? +1 में, और भीम का सरबरा किस में रहेगा? +2 में। तो अब चार्जेस का प्रोडक्ट देखो, +1 इंटू -1, 1 इंटू 1, इसमें प्लस माइनस नहीं देखते, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। तो अब तो सेम आ गया चार्जेस का प्रोडक्ट। अब क्या देखोगे? साइज। तो आपको पता है ये हेलिना करप्सस स्फर, तो नीचे जाने पर साइज क्या होता है? बढ़ता है।
साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो खुद बताओ, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है, तो साइज का ऑर्डर क्या होगा बताओ भाई। Li प्लस से ज्यादा Na प्लस, Na प्लस से ज्यादा K प्लस, K प्लस से ज्यादा Cs प्लस। तो लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इसीलिए LIF ज्यादा होगा किससे, NAF से, NAF ज्यादा होगा किससे, KF से, KF ज्यादा होगा किससे, CSF से। ठीक है। अगला पॉइंट देखो, अगला क्वेश्चन सब में यही है, लैटिस एनर्जी के ऑर्डर में लगाना है। NAF ALF3 MgF2, ठीक। अब इन तीनों में चार्जेस देखेंगे पहले, प्लस माइनस 1 इंटू 1। अल्युमिनियम की नॉर्मली +3 होती है, देखो तो 3 इंटू 1, ये +2, ये -1, 2 इंटू 1, ठीक। तो चार्जेस के बेसिस पर ही तुम क्या बोल सकते हो, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, ALF3, फिर MgF2, उसके बाद NAF। तो चार्जेस के बेसिस पर हमने बोल दिया, तो बस हमने डिसाइड कर लिया। अब अगर बस आपको और समझाने के लिए मैं आगे बता रहा हूँ, सवाल करने के लिए आगे जरूरत नहीं जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं आगे क्यों करने जा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए। अगर साइज देखो, AL Mg AL+3 Mg+2 Na+, भाई 13 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, देखो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो बताओ क्या होगा, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, यानी इसका साइज छोटा है। तो अगर लैटिस एनर्जी को वैसे देखो साइज के बेसिस पर, तब भी इसकी ज्यादा आएगी, क्योंकि इसका साइज क्या है, छोटा है, इसका साइज क्या है, बड़ा है। लेकिन ये जो स्टेप किया है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए और समझाने के लिए किया है। अदरवाइज एग्जाम में केवल आपने क्या देखने, चार्जेस, ठीक है। एग्जाम में आपने क्या देखने हैं, चार्जेस, ठीक है। मैं और अब सवाल लिख देता हूं सारे। करो बेटा फटाफट।
हाँ भाई ये देखो NaCl एल्कली मेटल 1:1, कैल्शियम +2 ये 1, तो 2:1, MgO +2 -2 2:2। खुद बताओ लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? MgO की। इसका प्रोडक्ट 4 आ रहा है, CaCl2 में 2 आ रहा है, उसके बाद NaCl। इसका +1 -2 1:2। अब देखो +2 2:1, अब सेम आ रहा है। अब बताओ किस पे जाओगे? चार्जेस पे तो सेम आ रहा है, अब साइज पे जाओगे तो खुद देखो साइज किसका बड़ा होता है? Na+ का Mg+2 से ज्यादा होता है। अभी देखो देखा था यहीं पर, ये देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है ये, ठीक है। देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है भाई, 11 प्रोटॉन 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और चलो सल्फाइड और Cl- में भी देख लेते हैं। इसमें 17 प्रोटॉन, इसमें 18 प्रोटॉन, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 16 इलेक्ट्रॉन। तो खुद बताओ साइज किसका बड़ा होगा भाई? Cl- का बड़ा होगा, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो खुद बताओ Na2S में उल्टा लिख दिया मैंने, रुकिए, इसमें 16 प्रोटॉन, इसमें 17 प्रोटॉन और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, भाई माइनस है ना, और इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन। अब ठीक है, तो खुद बताओ साइज किसका बड़ा होगा? इसमें कम प्रोटॉन है सल्फाइड का। तो खुद देखो Na2S में लैटिस एनर्जी फिर किसकी ज्यादा हो जाएगी? MgCl2 की, क्योंकि इसका भी साइज बड़ा है किससे? Cl- से, और इसका भी साइज क्या है? बड़ा है किससे? Mg+2 से। और लैटिस एनर्जी बड़े साइज की क्या होती है? कम होती है। देखो चार्जेस के बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर पाए, तो हमने अब किसके बेसिस पे डिसाइड किया? देखो इसके बेसिस पर, KBr LiF MgO, देखो +1 -1, लिथियम +1 -1, Mg+2 -2, तो 1:1 1:1 2:2 4। तो इतना तो हो गया कि MgO की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी किससे? KBr और LiF से, ठीक। अब KBr और LiF में देख लेते हैं भाई फिर से। K+ Mg+2, तो भाई ये देखो हेलिना करप्सस पर, तो ये सेकेंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है। तो याद करो इसमें तो पोटेशियम का साइज और सोडियम का साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस आता था। अगर वो नहीं भी याद है भाई, ये नीचे आ रहा है ये ऊपर है, तो ऑब्वियसली साइज किसका बड़ा होगा? K+ का, ठीक। दूसरा देखो Br- का साइज ऑब्वियसली F- से बड़ा होगा, क्योंकि F तो ऊपर आता है और Br- क्या है? बहुत नीचे आता है। तो इसीलिए बताओ इसका आंसर क्या लिखोगे? MgO LiF और फिर KBr, क्योंकि इसका भी साइज बड़ा और इसका भी साइज बड़ा, दोनों का साइज बड़ा। अब ये देखो अरे ये भी हटा दो। करो ये कौन सा क्वेश्चन था? Mg+2, ठीक है। ये +1 -1 तो 1:1, ये +4 -4 तो ये 4:4। देखो ये सोचना मुश्किल है, ये नहीं सोच पाओगे। ये +3 अमोनियम नाइट्राइड -3, ये +2 -2 2:2। तो लैटिस एनर्जी क्या होगी भाई? PiC AlN MgO Na, ठीक। इसमें बताओ, अब इसमें देखो ये तो आसानी है, सब में भाई 1:3 होगा,
ये नाइट्राइड आयन है N3 माइनस, इसको क्या बोलते हैं नाइट्राइड आयन। और N3 माइनस, इसको क्या बोलते हैं एजाइड आयन। ठीक, ये 1 × 3, ये भी 1 × 3। ठीक है, अब बताओ लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी भाई? अब तो साइज पर ही आ जाएगा, यही लिख देता हूं। तो साइज किसका ज्यादा होगा भाई? हेलिना करप्सस पर लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो किसका हो जाएगा भाई? Li3n Na3n K3n। ठीक, 8वां देखो MgF2 +2 - 1 2 × 1 +2 - 2 2 × 2 +2 - 3 2 × 3। तो इसमें तो क्लियर ही है Mg क्या हो जाएगा भाई? लैटिस एनर्जी Mg3n2 MgO MgF2। ठीक है, ये लैटिस एनर्जी पे सवाल आ सकते थे। अब देखो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, पहला देखो वेरी हाई, हाई नहीं वेरी हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखो पहले तो ये समझिए कि आप बॉइलिंग का मतलब समझते क्या है, बॉइलिंग या मेल्टिंग का। भाई फेज चेंज होती है सर, फेज क्या होती है? देखिए जो आप बोलते हैं ना 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, इसको बड़े होकर फेज बोलते हैं। थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल टर्म है, लेकिन आप समझिए 3 में मैं अगर फेज बोल रहा हूँ, फेज चेंज, फेज चेंज का मतलब क्या है? या तो मतलब सॉलिड लिक्विड गैस में से कोई एक से दूसरे में चला गया। देखो सॉलिड लिक्विड गैस में फर्क क्या होता है? जैसे मान लो ये सॉलिड है, तो इसमें क्या होंगे? बिल्कुल पास पास होंगे। लिक्विड में क्या होंगे? थोड़े से दूर होंगे। और गैस में क्या होंगे? ये और दूर होंगे। ठीक, ठीक है। तो सब कुछ अगर मान लो तुम्हें लिक्विड से गैस बनाना है, तो सर अगर हमें, हमारा जनरल एक्सपीरियंस क्या है कि सॉलिड को हीट करो तो लिक्विड बनता है, और लिक्विड को हीट करो तो गैस बनता है। जैसे कि बर्फ को हीट करने पर लिक्विड पानी बन जाएगा, और लिक्विड को गर्म करने पे, पानी को गर्म करने पे गैस। ऐसा क्यों? एक बात बताओ, अगर मान लो 2 मैग्नेट ले लो, ठीक है बेटा, ये 2 मैग्नेट हैं, इनको दूर दूर करने में एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? बताओ। ये पास पास थे, इनको तुमने दूर किया मैग्नेट को, तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें ताकत खर्च करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? ये बताओ, मैग्नेट को दूर करने के लिए यू हैव टू डू द वर्क। तो इसीलिए जब सॉलिड से लिक्विड है, तो यहाँ देखो जितने पास है उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी r छोटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। अभी देखो बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको दूर दूर करना है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को पकड़ के तो दूर दूर करते नहीं है, क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो ये देखो दूर दूर हो गए। अब और दूर दूर करना है, तो मैग्नेट इतनी दूर है, अभी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, और दूर दूर करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? और एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए सॉलिड को हीट करने पे लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करने पे गैस बनता है। यानी अगर तुम्हें सॉलिड को मेल्ट करना है, तो तुम्हें किसके अगेंस्ट वर्क करना है? इंटर
मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर आयनिक कंपाउंड में जो दो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं भाई। अगर तुम्हें मेल्ट करना है सॉलिड को लिक्विड, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये वाला, इसके अगेंस्ट यू हैव टू अप्लाई द एनर्जी। यानी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा तुम्हें उतनी ही ज्यादा ताकत लगेगी अलग अलग करने में, सिंपल सी बात है। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा, दूर दूर करने में क्या लगेगी, उतनी ही कम ताकत लगेगी। बोलो भाई, एग्री कर रहे हो? दोनों जितने पास पास होंगे उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनको दूर दूर करने में क्या करना पड़ेगा, उतनी ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, उतनी ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। यानी ताकत कैसे लगा रहा हूं, हीट करके। यानी अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी दे कैसे नो, हीट इज नीडेड फॉर फेज चेंज। फेज चेंज जनरल वर्ड है, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनाओ तो भी बोलेंगे फेज चेंज, लिक्विड से सॉलिड बनाओ तो भी फेज चेंज, लिक्विड से गैस बनाओ तो भी फेज चेंज, गैस से सॉलिड बनाओ तब भी फेज चेंज। तो हम क्या बोलेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा तो उतनी ही ज्यादा हीट देनी पड़ेगी फेज चेंज के लिए। यानी उसका बॉइलिंग या फिर मेल्टिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, हाई होगा। बोलो भाई, एग्री कर रहे हो? उसका बॉइलिंग या फिर मेल्टिंग पॉइंट उतना ही हाई होगा। तो जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ही ज्यादा क्या होती है, हीट चाहिए फेज चेंज के लिए, और बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है ना बेटा? तो अब देखो, अच्छा एक आपने वर्ड देखा लैटिस, तो आयनिक कंपाउंड याद करो, लेक्चर 1 या 2 में बताया था मॉलिक्यूल नहीं होता है, याद करिए मैंने आपको बताया था। जैसे कोवलेंट कंपाउंड है CO2, तो एक CO2 मॉलिक्यूल तो हो सकता है, लेकिन कभी भी एक NaCl का मॉलिक्यूल नहीं होता। कैसे सर? देखो NaCl लैटिस बोल रहे ना, होता कैसे है, जैसे समझिए, देखिए ये इस टाइप की फेंसिंग आपने देखी होगी। फेंसिंग मतलब, फेंसिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, जो पार्क होता है, जैसे मान लीजिए किसी का पार्क है, तो पार्क में इस टाइप से साइड में लगा होता है, ठीक है ना, और इधर गेट होता है। मान लीजिए ये पार्क का गेट है और यहाँ पे ऐसे फेंसिंग है, ठीक इस तरह से फेंसिंग मान लीजिए, ठीक है, लोहे की, ठीक है। कई बार जैसे जैसे क्रिकेट स्टेडियम में फेंसिंग लगी होती है कि आप ऐसे करके देख सकते हो, ऐसे करके, या फिर समझ लीजिए पिंजरा जो होता है, कभी आप जू जाते हैं तो इस टाइप की फेंसिंग मिलती है आपको, ठीक है। हम क्या करते थे, हमारा स्कूल जो था वो गवर्नमेंट स्कूल था, तो हम क्या करते थे कि स्कूल आते थे, अटेंडेंस लगाते थे, स्कूल की बात बता रहा हूँ, तो ये फेंस थी ऐसे ही स्कूल में पीछे, तो हमने इसको काट काट के इसमें छेद बना दिया था इतना बड़ा, और इसके नीचे से घुस के हम भाग जाते थे और फिर खेलते। लेकिन ये सब बहुत छोटे में करते थे, जब 6, 7, 8 में थे, 9, 10 में। 10th के बाद ये सब नहीं करते थे। 10th के बाद क्या करते थे, 11, 12 में हम दीवार फांद ले जाते थे। ये प्रिंसिपल सर को ये पता चल गया था। फिर इसी के पास हमारे स्कूल में क्या थी, ये बैक साइड थी स्कूल की, जो शहर की दूसरी साइड थी, ठीक है। तो ये बैंक था, ये बैंक था बेसिकली, जैसे ये पूरा बहुत बड़ा वो था, ग्राउंड था, फिर ये बैंक था। तो हम इसमें इसके ऊपर चढ़ते थे और फिर यहाँ से लटक वटक के रस्सियाँ लटका रखी थी हमने, पूरी कमांडो ट्रेनिंग हुई थी हमारी स्कूल में, ठीक है। छोड़ो खैर, तो ये जो फेंसिंग है, ठीक है। अब इस फेंस में हर जगह सोचो कि एक Na+ है, एक Cl-, Na+Cl-, Na+Cl-, ऑल्टरनेट। जैसे मैं ब्लू पेन से बना दे रहा हूँ, ये देखो ऑल्टरनेट, किसी को कुछ भी मान लो तुम, ये देखो, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है आपको।
ठीक। अब ये Na+Cl- है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, एक Na+ एक Cl-, ठीक है, ऑल्टरनेट है, बोलो बेटा है कि नहीं। तो एक ये समझ लो फेंसिंग है। ऐसे ही समझो एक और, जैसे कॉपी है, जैसे कॉपी है ये, ठीक है, कॉपी के एक पेज को, जैसे कॉपी 3 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशन हो गए, और ये देखो कॉपी की थिकनेस भी है ना, तो कॉपी के हर एक पेज को क्या मान लो, इस टाइप की फेंसिंग। अगर सोचो ऐसे कॉपी रखी है, यानी एक ये लेयर, इसके ऊपर एक और लेयर, एक और लेयर, जैसे पेजेस की लेयर नहीं है, ये देखो जैसे पिछले साल के बच्चे की कॉपी है ये, तो एक लेयर, अगली लेयर, अगली लेयर, इसी तरह इसमें भी क्या होगा, लेयर पे लेयर, एक ये लेयर, फिर ये 3 डायमेंशन में एक और लेयर, 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 और ये पूरा चलता जाता है। तो सोच के देखो तुम्हें क्या होता है, अगर तुम्हें इनको अलग अलग करना है तो तुम्हें वो पूरे 3 डायमेंशन में, मतलब इसको भी तोड़ना पड़ेगा, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और ये जो 3 डायमेंशन में इसको भी, इसको भी, यानी कितने सारे, ये देखो कितने सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यू हैव टू ब्रेक। तो इतने ज्यादा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने पड़ते हैं, इसीलिए इनकी लैटिस एनर्जी, इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। और ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से आता है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लैटिस। तो इनकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, वेरी हाई, ठीक है। इसीलिए इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। आयनिक अपूर्ण नमक को तुम पिघला के देखो, 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पिघलेगा, ठीक है। अब देखो, याद करो जब ये बना था, ये सॉलिड में रहेगा, ये 1 मोल, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, इसको क्या बोल रहे थे, लैटिस एनर्जी। अब बताओ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। भाई जितना ज्यादा Na+ और Cl- के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैटिस एनर्जी के, क्योंकि लैटिस एनर्जी एक तरीके से आपको बता क्या रही है कि Na+ और Cl- के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, और तुम्हें करना क्या है। ये देखो सॉलिड स्टेट में क्या है, Na+ और Cl- इस तरीके से बिल्कुल पास पास, और लिक्विड स्टेट में तुम्हें क्या करना है, इनको दूर दूर लेके जाना है। और इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेजर कैसे कर रहे थे हम, लैटिस एनर्जी से। हम क्या बोल रहे थे कि जितना ज्यादा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, भाई ये केमिकल बॉन्ड बनाए, याद करो केमिकल बॉन्ड बनाए, जब भी केमिकल बॉन्ड बनेगा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज होगी, भाई एनर्जी क्यों रिलीज होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। केमिकल बॉन्ड का मतलब ही क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही ज्यादा क्या बढ़ेगी, स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, लैटिस एनर्जी। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, तो लैटिस एनर्जी से बेसिकली तुम क्या देख सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे चाहो तो लिख लो, लैटिस एनर्जी इज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। ठीक है, अभी ये मत लिखना, ये सारा लिख लो, उसके बाद लिखो कि हायर द लैटिस एनर्जी, हायर द लैटिस एनर्जी मोर इज द इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। higher the lattice energy, more is the interionic force of attraction, and hence
more energy is needed to move the ions apart. More energy is needed to move the ions apart, hence greater lattice energy. Hence greater melting point, सॉरी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, ये लिख लिया. उसके बाद लिखो नोट कि जब हम मेल्ट करते हैं तब क्या होता है. लिखो व्हेन वी मेल्ट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड डज नॉट ब्रेक. भाई ये बॉन्ड थोड़ी ना ब्रेक हो जाता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. एक तरीके से हम बोलेंगे दूर दूर चले जाते हैं. व्हेन वी मेल्ट बॉन्ड डज नॉट ब्रेक, ओनली molecules or ions, only molecule or ions move away from one another. Only molecules or ions move away from one another. ठीक है, तो एक बात बताओ, ये जब बना तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो लैटिस एनर्जी थी. ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से देखो, ये जब बना तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई तो लैटिस एनर्जी थी. तो इसी तरह अगर हम इस कंपाउंड को लैटिस एनर्जी दे दें तो देखो ये फिर से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा. अगर इस कंपाउंड को हम क्या दे दें, लैटिस एनर्जी दे दें तो ये फिर से ये बन जाएगा. तो लिखो वी कैन ऑल्सो डिफाइन लैटिस एनर्जी एज टू ब्रेक, we can also define lattice energy as the amount of energy required to break 1 mole of amount of energy required to break 1 mole of ionic compound into its constituent ions. ठीक, अब क्वेश्चन लिखो, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. सर सिंपल सी बात है, इनको मेल्टिंग पॉइंट में लगाना है. लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट. चार्जेस सबके सेम है 1:1. ठीक है, तो हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. तो भाई लैटिस एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, ये देखो, क्योंकि इसका क्या है, स्मॉलेस्ट साइज. इसका क्या है, लार्जेस्ट साइज. बोलो भाई ठीक है. ठीक, अब बी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट में भी आ चुका है, जेई में भी आ चुका है. इन दोनों में किसी एक में आया है, मुझे याद नहीं है ठीक से किस में आया है, लेकिन आया है किसी में. मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में लगाओ.
सर ये तो बहुत ही आसान है, सेम क्वेश्चन है, देखो सेम आंसर होगा। ठीक, बोलो भाई। तो ये एक्सपेक्टेड आंसर है, यानी ये गलत है, ये सही आंसर नहीं। सही आंसर क्या है मेल्टिंग पॉइंट का? ये एक्सपेक्टेड मेल्टिंग पॉइंट है, और एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा? सब कुछ यही रहेगा। LICL सबसे पीछे चला गया है। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों हो रहा है? लिखो, बिकॉज ऑफ फजान्स रूल। अब ध्यान रखना, F माइनस में नहीं हुआ, Cl माइनस में हो गया। ऐसा क्यों? तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा फजान्स रूल में। अभी के लिए लिख लो, यहां पे लिख लो कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ LICL डिक्रीजेस because of its small size, because of its small size, because of ऐसे लिखो, the melting point of LICL decreases because, ऐसे लिखो, the melting point of LICL decreases because of Fajans rule, ऐसे लिखो, because of Fajans rule, full stop। आगे लिखो, since Li plus has small size, since Li plus is a small cation and Cl minus is a large anion, and Cl minus is a large anion, so Li plus ion will polarize Cl minus ion, so Li plus ion will polarize Cl minus ion to a considerable extent, to a considerable extent। So its ionic character decreases, so its ionic character decreases and covalent character increases, therefore its melting point also decreases। ठीक, अब बात ब्रैकेट बना के लिख लो कि फजान रूल पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। लिख लो ब्रैकेट में, ये जो पूरा पैराग्राफ लिखाया है ये फजान रूल जब आपको पढ़ा दिया जाएगा उसके बाद ही समझ में आएगा। लिख लो, ये फजान रूल पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। तो सर अभी क्यों लिखाया? अभी इसलिए लिखाया कि जब रिवीजन करोगे, एक बार केमिकल बॉन्डिंग जब पूरा पढ़ लोगे तो कभी तो रिवाइज करोगे। तो जब भी रिवाइज करोगे तब यहां पढ़ के तुम्हें समझ में आ जाएगा कि F माइनस में नहीं था लेकिन Cl माइनस में था, क्यों। ठीक, अब मैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टफ है। इस प्रॉपर्टी में अगर आपको पहली बार में समझ में जनरली बच्चों को कम आती है, तो अगर आप दोबारा भी इसको रिवाइज करेंगे, वीडियो दोबारा चला के, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लिखो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, एक आपने फ्रेज सुना होगा, पढ़ा होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक, अब देखिए बचपन में मैंने भी इसको पढ़ा था 8th and 10th में, लेकिन मुझे कभी इस फ्रेज का मतलब नहीं समझ में आता था कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि देखो सॉल्यूट दो तरीके के होते हैं भाई, एक तो पोलर और एक नॉन पोलर। सिंपल सी बात है। सर पोलर नॉन पोलर क्या होता है, अभी ये भी बताता हूं। और सॉल्वेंट भी कैसा होगा,
एक पोलर, एक नॉन पोलर। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी जो जैसा है वो अपने जैसे को ही डिसॉल्व करेगा। यानी जो पोलर सॉल्वेंट है वो किसको डिसॉल्व करना चाहेगा बताओ? पोलर सॉल्यूट को कि नॉन पोलर सॉल्यूट को? पोलर सॉल्यूट को। और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो किसको डिसॉल्व करना चाहेगा? नॉन पोलर सॉल्यूट। बस इस वर्ड का मतलब यही होता है। तो आयनिक कंपाउंड तो क्या होते हैं? अब देखो वाटर क्या होता है। पहले देखो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। जैसे मैं NaCl की बात करूं, अभी कुछ भी लिखना नहीं है, तो ये तो क्या है बताओ? Na+ क्या है भाई? 100% कंप्लीटली आयनिक है, कंप्लीटली आयनिक, फुल प्लस और फुल माइनस, तो कंप्लीटली आयनिक। कंप्लीटली आयनिक यानी अभी हम इसको क्या बोल सकते हैं कि 100% पोलर। पोलर मतलब जो दो पोल्स बन जाए प्लस माइनस के, तो पूरा पूरा बन गया। हालांकि 100% वाली बात गलत है, ये आगे फजाज रूल में पढ़ोगे कि 100% पोलर नहीं होता है, लेकिन अभी के लिए मान लो, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 100% होगा नहीं, अभी के लिए मान लो ये 100% पोलर है, यानी फुल प्लस फुल माइनस। देखो इससे और समझ में आता है, जैसे वाटर है, देखो वाटर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था? ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ आएंगे तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ज्यादा, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ आएंगे तो डेल्टा प्लस। तो हम इसको क्या बोलेंगे? पार्शियल पोलर या फिर पोलर। ठीक है, ये क्या है? कोवेलेंट है। तो ये देखो, ये पार्शियल पोलर है, और ये क्या? कंप्लीटली आयनिक बोल लो या कंप्लीटली पोलर बोल लो, क्योंकि ये 100% छोड़ देते हैं, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है। ये कंप्लीटली पोलर है, ये आयनिक कंपाउंड है, पूरा ही पूरा प्लस माइनस। याद करो, इसमें तो पूरा अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया था ना, और इसमें क्या है? पूरा पूरा तो शिफ्ट हुआ नहीं, बीच बीच यहाँ पे होना चाहिए था, थोड़ा सा ज्यादा शिफ्टेड है। तो ये क्या है? पार्शियली पोलर। तो वाटर देखो क्या है, तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कंप्लीटली पोलर, और वाटर क्या होता है? पार्शियली पोलर। ठीक है, तो खुद बताओ, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब कोई भी सॉल्वेंट तुम्हें ऐसा तो मिलेगा नहीं, ये भी जान लो, जो 100% आयनिक हो। क्यों? अभी बताया यार, सॉल्वेंट नॉर्मली क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है नॉर्मली, तो आयनिक कंपाउंड है वो तो सॉलिड ही होगा। क्यों सॉलिड होगा? अरे यार अभी बताया था, इतना हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्यों था? NaCl चारों तरफ से था, याद करो, एक Na+ के पास इधर Cl माइनस, इधर Cl माइनस, इधर Cl माइनस, इधर Cl माइनस, इधर हवा में Cl माइनस, बोर्ड के पीछे Cl माइनस, इस Cl माइनस के पास ये Na+, ये Na+, ये Na+, ये Na+, एक यहाँ हवा में Na+, एक बोर्ड के पीछे Na+, ये देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक एक को कितने कितने पकड़े हुए हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो है जबरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों तरफ। ये तो 2 डायमेंशन में ही दिखाया, इधर भी है, 3 डायमेंशन में भी है। तो इसीलिए इन सबको ब्रेक करने में क्या लगती है? बहुत ज्यादा एनर्जी, यानी ये नॉर्मली सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तुम्हें जो भी लिक्विड मिलेगा वो नॉर्मली कोवेलेंट कंपाउंड मिलेगा। तो कोवेलेंट कंपाउंड ज्यादा से ज्यादा पार्शियली पोलर हो सकता है। वाटर इज वेरी पोलर अमंग कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, वाटर एक बहुत पोलर कंपाउंड माना जाता है। क्यों? क्योंकि याद करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती थी, उसके बाद ऑक्सीजन की होती थी। तो भाई ये बहुत ज्यादा पोलर है। ठीक है, वेरी हाईली पोलर अमंग कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक, वेरी हाईली पोलर अमंग कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो अब आप लिखिए, पहले यहां तक लिखिए, फिर यहां मैं इंग्लिश बोल रहा हूं उसे लिखिए, उस इंग्लिश के बाद ये बनाना। लिखो इंग्लिश। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। Ionic compounds are generally soluble in water because ionic compounds are completely polar. Ionic compounds are completely polar and water is
partially polar. Water is partially polar. Water is partially polar. ब्रैकेट में लिख लो like dissolves like. ठीक, ठीक है। अब ये लिखने के बाद देखो व्हेन एन आयनिक कंपाउंड इज एडेड इनटू वाटर, एडेड इनटू वाटर यानी उसको हम डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन ऑफ आयनिक कंपाउंड आर सराउंडेड बाय पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए जैसे समझ लीजिए एक देखिए डॉग्स कई टाइप के होते हैं। एक तो जैसे रिंकू है जो टॉय ब्रीड में आता है, और एक जो बहुत सारे होते हैं जैसे अमेरिकन बुली, रॉटवाइलर, जो कि बहुत ही खूंखार डॉग होते हैं। ठीक है, तो सोचिए जंगली कुत्ते सोच लीजिए आप। मूवी में आपने देखा ही होगा कई बार हीरो जो भागता है उसके पीछे जंगली कुत्ते भागते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने जंगली कुत्ते पाल रखे थे। ठीक है, और अब वो जंगली कुत्तों को रोज जितना भी मीट था 10 जंगली कुत्ते आपने पाल रखे थे, तो रोज आप उनको खिलाते पिलाते थे। ठीक है, आप कहीं बाहर चले गए 2-3 दिन के लिए, अब 2-3 दिन बाद आप वापस आए तो देखा सारे कुत्ते भूखे हैं। तो आप सारे कुत्तों के बीच में सोचिए मीट का इतना बड़ा टुकड़ा, इतना बल्कि इतना बड़ा टुकड़ा ऐसे उछाल दीजिए, इतना बड़ा। तो इतने बड़े टुकड़े पे क्या होगा? सारे के सारे कुत्ते, ये मान लीजिए कुत्ते का मुंह है, सारे के सारे कुत्ते टूट पड़ेंगे। ये देखो सारे के सारे कुत्ते टूट पड़ेंगे और उसको चारों तरफ से पकड़ के क्या करेंगे? उसको खींचेंगे। ये मान लीजिए ये कुत्ते का मुंह है। ठीक है, अब मेरी ड्राइंग बेटा ऐसे ही है। ये देखो ये एक कुत्ता है और ये जंगली कुत्ते भयंकर वाले, उसका मुंह। तो एक छोटा सा आपने मांस का टुकड़ा फेंका तो सारे उसकी तरफ आ गए। ये जब सब इसमें लग जाएंगे तो क्या होगा? अगले सीन में क्या होगा? ये टूट जाएगा, इट विल ब्रेक डाउन इनटू पीसेस। जितने भी इसके पीस पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक, अब सोचो जब तुमने अभी कुछ लिखना नहीं अगले 5-7 मिनट जब तक कुछ बोलो नहीं। NaCl था। ठीक है, NaCl के बीच में क्या भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेजर करने का तरीका क्या है हमारे पास? लैटिस एनर्जी। हम क्या बोलेंगे? अगर इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब जैसे ही आपने ये फेंका, सोचो क्या होगा? होगा क्या? पानी में फेंका, ये NaCl किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये सॉलिड फॉर्म में आपने ऊपर से फेंका, जैसे ही पानी में फेंका तो पानी क्या करेगा? सोच के देखिए, पानी में ये देखो इधर डेल्टा माइनस है, इधर डेल्टा प्लस। दो टाइप के कुत्ते हैं, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। तो माइनस वाले कुत्ते को क्या चाहिए? प्लस, और प्लस वाले कुत्ते को क्या चाहिए? माइनस। तो सोच के देखो क्या होगा। बहुत बड़ा बन जाएगा। इधर सोना की कोशिश करता हूँ। हालांकि इतना बड़ा साइज में डिफरेंस नहीं होगा जितना मैं बनाऊंगा, बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, जिससे डायग्राम क्लियर बने। ठीक है, तो सोचो इसको Na+ को चारों तरफ से वाटर घेरेगा, क्योंकि भाई तुमने भेजा फेंका किस में? वाटर में।
वाटर क्या है, सॉल्वेंट, तो चारों तरफ से वाटर आ जाएगा। ये देखो वाटर आएगा, और वाटर कैसे आएगा, देखो वाटर का, अब देखो वाटर को यार मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, ऐसे बना लूंगा या ऐसे बना लूंगा, क्योंकि बहुत सारे वाटर बनाने पड़ेंगे। अब सोचो ये प्लस वाला है, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, डेल्टा माइनस वाला, तो Na प्लस को कौन खाने आएगा, प्लस वाले को खाने डेल्टा माइनस वाला आएगा। और ये सारे उन्हीं कुत्तों की तरह इस पे क्या करेंगे, टूट पड़ेंगे, और क्या लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी तरह Cl माइनस की तरफ कौन आएगा, देखो हाइड्रोजन वाला हिस्सा आएगा, हाइड्रोजन में क्या है, डेल्टा प्लस, अब ये कुत्ते इसको खींचेंगे, ठीक है। अब देखो मैं ऐसा ही बना दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अदरवाइज पूरा वाटर बनाना तो बहुत पेनफुल है। ठीक, अब देखो ये सारे हाइड्रोजन इस पे क्या लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, अब सोचिए ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक। तो जैसे ही आपने पानी में डाला क्या हुआ, ये भाई चारों तरफ से आ गया। अभी ये किस स्टेट में है भाई, ये अभी भी ये सॉलिड NaCl है, लेकिन ये अब हाइड्रेट हो गया। हाइड्रेट हो गया का क्या मतलब है कि NaCl भाई देखा जाए तो इस समय मैं किधर भी हाथ मारूं मेरे हाथ में एयर आएगी, इसी तरह इस समय NaCl हाइड्रेटेड फॉर्म में है, एक्वस NaCl है ये। एक्वस NaCl है मतलब जैसे ही तुमने डाला ये एक्वस हो गया, एक्वस फॉर्म में आ गया, मतलब अब इसमें क्या है, चारों तरफ किधर भी हाथ मारेगा तो क्या मिलेगा इसको, वाटर। भाई इधर वाटर, इधर वाटर, इधर वाटर, तुम खुद पानी में डूब जाओ, किधर भी हाथ पैर मारोगे पानी ही तो मिलेगा, NaCl का मॉलिक्यूल है। ये सब इसको पकड़ के खींचेंगे, ठीक, खींचेंगे। अब बताओ इसको खींच के अलग कर पाएंगे कि नहीं, सर ये तो डिपेंड करेगा इस बात पे। अरे यार ये देखो, जैसे ये पेन है, पेन के मान लो दो हिस्से, ये आपस में बंद है, देखो आवाज आई, तो अब मैं इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे, तो अब बताओ ये खुलेगा कि नहीं, सर ये डिपेंड करेगा खुलेगा कि नहीं। बेटा किस बात पर डिपेंड करेगा, सर ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी ताकत ज्यादा है कि ये पेन ज्यादा कस के बंधा हुआ है। मान लीजिए आपकी ताकत ज्यादा है तो आप खींचोगे तो खुल जाएगा, ठीक। और मान लीजिए आपकी ताकत इसकी ताकत से, किसकी ताकत से, फिर से सुनना, आवाज सुनना, ये देखो ये लॉक हो जाता है, इससे कम है तो आप लगाते रहोगे, ताकत लगाते रहोगे, लेकिन क्या होगा, ये खुलेगा नहीं, खुलेगा, ठीक है। तो अब ताकत कौन लगा रहा है, यहाँ पे वाटर, ठीक। तो रोक के कौन रखे है इस एनर्जी को, और इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है। ये क्या होती थी याद करो, लैटिस एनर्जी, अभी बताया था। लैटिस एनर्जी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, वो लैटिस एनर्जी। और ये देखो, ये सर ये देखो नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गए, ये वाटर के साथ न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आए कि नहीं आए, बताओ। पहले ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे कि नहीं थे, जो वाटर में नहीं डाला था, नहीं सर जब वाटर में नहीं डाला था तब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं थे ब्लू वाले, तो नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आए, नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आए, तो क्या होगा, जब भी न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है तो क्या होता है भाई, स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड, समझे ना। और कितनी स्टेबिलिटी बढ़ी, इसका मेजरमेंट हमेशा क्या होता है, जितनी एनर्जी रिलीज हुई। ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई इसका मतलब है ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ी, कम एनर्जी रिलीज हुई इसका मतलब कम स्टेबिलिटी बढ़ी। अब देखो इसमें हुआ क्या, अब ये मैं छोटे छोटे बना रहा हूं क्योंकि बोर्ड में उतनी जगह नहीं है।
ठीक, अब ये देखो ये Na+ है, ये डिसॉल्व फॉर्म में आ गया, अब ये अलग अलग हो गए। और वाटर की आपको मैंने बताया था, याद करो, बहुत बहुत लेयर होती है, 10,000 20,000 लेयर होती है। ये Na+, अब इसको क्या बोलोगे, देखो रिएक्शन दिखाऊंगा तो मैं क्या दिखाऊंगा, ये देखो NaCl सॉलिड। अब इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी उसको क्या बोलोगे, लैटिस एनर्जी। और इससे मिला क्या, ये देखो फर्क देखो, इसमें देखो हाइड्रोजन होगा Cl फेसिंग, ये देखो इसमें Cl फेसिंग कौन है, हाइड्रोजन है, ये देखो। ठीक, अभी इसमें ज्यादा लेयर नहीं बना रहा हूं, तो क्या मिलेगा Na+, इसको क्या बोलोगे, एक्वस। ठीक, अब बताओ ये नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कौन सी स्टेट थी भाई, सॉलिड स्टेट। इसको क्या बोलोगे, एक्वस स्टेट या फिर डिसॉल्व्ड स्टेट। ठीक, और अब इनको क्या बोलोगे, हाइड्रेटेड आयन। हाइड्रेटेड आयन क्यों, क्योंकि हाइड्रेट हो गए। हाइड्रेट हो गए मतलब इनके चारों तरफ अब क्या आ गया, पानी ही पानी आ गया है। बोलो भाई है कि नहीं, इनके चारों तरफ पानी ही पानी आ गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड। जैसे हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं, तो ये पानी पी के हम हाइड्रेटेड हो जाते हैं, तो ये क्या हो गया, हाइड्रेटेड। तो अब जब ये हाइड्रेटेड हुआ तो इसमें नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आए, बताओ भाई आए कि नहीं आए। अब ये न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आए, तो मेजर कैसे करोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने थे, तो सर नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आए तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी रिलीज होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज्यादा क्या रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है कि नहीं। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज्यादा क्या रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को बताओ क्या बोलना चाहिए, यहां पे ऐसे बताओ, इस एनर्जी को क्या बोलना चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी। इस एनर्जी को क्या बोल देते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो फिर से देखो, हाइड्रेशन एनर्जी एक तरीके से क्या है, वो ताकत है, मेरी ताकत। जो मेरी ताकत है वो क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी, मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूं। और जो इसकी ताकत है वो क्या है, लैटिस एनर्जी। ये देखो, तो ये खुल पाएगा कि नहीं खुल पाएगा, सर सिंपल सी बात है, अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, यानी ये वाली ताकत, इसको खींच के अलग करने की ताकत इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा है, तो अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग हो जाएंगे यानी क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। बोलो बेटा है कि नहीं। और अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो डिसॉल्व नहीं होगी, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो सर इसको लिखें कैसे, सबसे पहले क्या करो, इसको तो सबसे नीचे लिखना है। पहले ये फोटो बनाओ पूरी, ये नीचे ये देखो, ये मैंने लैटिस एनर्जी दिखाई है, पता नहीं दिख रही है कि नहीं। यहाँ पे मैं हाइड्रेशन एनर्जी दिखाई है, पता नहीं दिख रही है कि नहीं। नहीं दिखेगी तो इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, कुछ है लिखा नहीं है वैसे ऐसा खास। तो ये लिखो इसके नीचे, ठीक। डिसॉल्व होगा या फिर हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबल होगा, डिसॉल्व या फिर सॉल्युबल। तो पहले फोटो बनाओ ये वाली, ये पूरा लिखो, उसके बाद ये बोर्ड के नीचे यहाँ लिखना चाहिए था, सबसे नीचे, ठीक है। तो पॉज करके लिख लो ये सब, उसके बाद आगे लिखो, ठीक। देखो, when water molecule approaches Na+ and Cl-, when water molecule approaches Na+ and Cl-, new forces of attraction generate between polar water molecules as well as
polar ionic compound as well as polar ionic compound. ठीक, hence energy will be released. Hence energy will be released. This energy is known as hydration energy. This energy is known as hydration energy. ठीक, आगे लिखो hydration energy breaks the force of attraction between positive and negative ion. Hydration energy breaks the force of attraction between positive and negative ions of ionic compound. ब्रैकेट में लिखो which is equivalent to lattice energy. Which is equivalent to lattice energy. लाइन चेंज करके लिखो if hydration energy is more than lattice energy. If hydration energy is more than lattice energy, then the lattice of ionic compound will be broken. Then the lattice of ionic compound will be broken. Lattice of ionic compound will be broken. And ionic compound will get dissolved. And ionic compound will get dissolved. ठीक है, लाइन चेंज करके लिखो if hydration energy is less than lattice energy, then the lattice of ionic compound will not be broken. And it will remain in solid state, although in hydrated state. ठीक, तो अब लिखो कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी. ठीक, फिर से यही बात लिख लो, कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी में ये. इसको दूसरे ढंग से क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोसेस जनरली फेवरेबल कब होता है, जब टोटल एनर्जी नेगेटिव हो. तो टोटल एनर्जी यहाँ पर लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी है. लैटिस एनर्जी क्या है, एंडोथर्मिक यानी पॉजिटिव. हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, एक्सोथर्मिक. ये लिख लो पहले, फिर ये लिखना, यानी नेगेटिव. तो ये टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव होगी यानी एनर्जी रिलीज होगी यानी ज्यादा स्टेबल होगा, तभी ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा. भाई हर काम फायदे के लिए होता है, तो ये डिसॉल्व होगा भी तो भी डिसॉल्व क्यों होना चाहेगा, फायदे के लिए. तो बस ये नेगेटिव होना चाहिए तभी डिसॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं. ठीक है, इसके बाद लिखो नोट में लिखो आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर. Ionic compounds are generally soluble in water, but few ionic compounds are not soluble in water. देखो फॉर एग्जाम्पल, अब देखो जैसे ये सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक, और ये नॉट सॉल्युबल इन वाटर है.
अब एक बात बताओ, क्या अगर मैं रैंडम कंपाउंड लिख दूं MgSO4, तो इसको देख के तुम ये बता सकते हो कि ये सॉल्युबल है कि नहीं? तो नहीं बता सकते। कोई भी रैंडम आयनिक कंपाउंड आपको दे दिया जाए जैसे ZnSO4, तो बताओ सॉल्युबल होगा कि नहीं? नहीं मालूम, तुम गेस नहीं कर सकते। तुम्हें पता होगा तो कर लोगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे। तो ऑब्वियसली वो तुमसे ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे। हाँ एक बात बताओ, अगर मैं तुमको ये बात बता दूं कि सॉल्युबल इन वाटर है और तुमसे पूछूं कि इसका मतलब क्या है, तब तो ये बोल सकते हो कि सर अगर ये सॉल्युबल है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी। और अगर ये सॉल्युबल नहीं है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। बस। तुमसे कोई ऐसे रैंडम तुम मुझसे पूछ लो, मैं नहीं बता पाऊंगा। किसी और से पूछ लो, कोई और टीचर से पूछ लो, वो भी नहीं बता पाएगा। अगर उसे याद होगा तो बता देगा, नहीं याद है तो मतलब सोच के बताने का कोई तरीका नहीं है। तो ऐसे तो इतने सारे कंपाउंड याद करने थोड़ी ना बैठोगे। हाँ अगर कोई तुमको बता दे और याद करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ऐसा सवाल कभी आता नहीं है। अगर सॉल्युबल इन वाटर है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, बस। और सॉल्युबल नहीं है तो लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है, बस। ठीक, अब हेडिंग डालो। चाहो तो लिख लो, एक बार यहां लिख लो कि इन एग्जाम वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, इन एग्जाम वी कैन नॉट प्रिडिक्ट in exam we cannot predict whether the compound is soluble in water or not. It can only be predicted experimentally. It can only be predicted experimentally. It can only be predicted experimentally. ठीक है, अब हेडिंग डालो, लिखो हाइड्रेशन इन, अब हेडिंग डालो हाइड्रेशन एनर्जी, इसी में सेकेंड पॉइंट में ही। अब थोड़ा सा हाइड्रेशन एनर्जी भी देख लेते हैं। तो लिखो हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, तो ये भी लैटिस एनर्जी जैसे ही है। तो लिखो पहला साइज ऑफ आयन, दूसरा चार्ज ऑफ आयन। हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है और लैटिस एनर्जी भी यही होता है, समझे ना? दोनों में ही सेम एक ही जैसा होता है। और हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। इसीलिए ये प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। देखो ए साइज ऑफ आयन, हेडिंग डालो ए स्मॉल साइज ऑफ आयन, उसमें लिखो स्मॉलर द साइज ऑफ आयन स्ट्रॉन्गर इज द इंटरमॉलिक्यूलर, स्ट्रॉन्गर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, stronger is the force of attraction of ion with water molecule. Stronger is the force of attraction of ion with water molecule. So greater is the amount of energy released. देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम एक बार कर भी चुके हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल अब बताओ किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा? नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है, यानी नीचे जाने पर हाइड्रेशन क्या होगा? कम होगा। इसी तरह इसमें देखो F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, सेम चीज है दोनों के लिए, यानी कि लिथियम प्लस का साइज छोटा है। याद करो ये आपको कराया नहीं था मैंने कि भाई जो नॉर्मल गैसियस स्टेट है
देखो अब ये छोटा है तो इसके पास क्या होंगे, ज्यादा लेयर आ जाएगी वाटर की। देखो ज्यादा लेयर मतलब कितनी, मान लो 1,00,000 लेयर आ गई। इसका देखो इफेक्टिव साइज बड़ा होता जाएगा। ये देखो जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आएंगे उतना ही ज्यादा क्या आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वी क्या बना रहा हूं मैं, ये वाटर बना रहा हूं। और इसमें देखो क्या हुआ, ये ऑलरेडी कंसेप्ट करा था हमने पीरियोडिक टेबल में। इसमें ज्यादा ज्यादा बस, ठीक है। तो खुद सोचो, मोर लेयर्स ऑफ वाटर, मोर लेयर्स ऑफ वाटर, हम क्या बोलेंगे, मोर हाइड्रेशन। मोर हाइड्रेशन मतलब मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, यानी मोर हाइड्रेशन एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ठीक, इसमें देखो क्या है, लेस लेयर्स ऑफ वाटर, लेस हाइड्रेशन, लेस लेयर्स ऑफ वाटर है, लेस हाइड्रेशन, तो लेस हाइड्रेशन एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ठीक है, तो खुद देखो जो नॉर्मल साइज है, नॉर्मल साइज यानी मॉल्टेन फॉर्म में साइज क्या होगा, मॉल्टेन फॉर्म मतलब पिघला दिया तुमने, तो साइज देखो बढ़ता जाता था। ये देखो, लेकिन यही एक्वस में देखो तो याद करो, ये मैं आपको करा चुका हूं, इफेक्टिव साइज इसका ज्यादा हो जाता था, याद है, इफेक्टिव साइज ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि मोर लेयर्स ऑफ वाटर आ गई। ये देखो, बोलो भाई, एग्री कर रहे हो? तो मॉल्टन फॉर्म में बोल लो या गैसियस फॉर्म में बोल लो, तो साइज का क्या होगा, ये ऑर्डर होगा जो है, और एक्वस फॉर्म में साइज का ऑर्डर क्या होगा, ये। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। तो अब एक बात बताओ, कंडक्टिविटी या फिर मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? पहले तो मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, कौन फास्ट भागेगा? सर सिंपल सी बात है, जो पतला दुबला होता है वो फास्ट भागता है, और जिसका साइज ज्यादा होता है सर जैसे आपका, तो अगर आपके साथ रनिंग अगर हम लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हम पहले ही पता कि आप हार जाओगे और हम जीत जाएंगे। तो जिसका साइज छोटा है वो बहुत तेजी से स्पीड पकड़ेगा। तो मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इस ऑर्डर में होगी। लेकिन एक्वस में मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, बताओ? उल्टा हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आया, मतलब इतनी बार आया कि गिना भी नहीं मेरे। ठीक है, अब एक बात बताओ, करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, तो फ्लो ऑफ चार्ज देखो दो तरीके से होता है। एक होता है मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं, जो हम बचपन से देखते आते हैं। मेटेलिक कंडक्टर यानी कि भाई तार, जिसको हम तार बोलते हैं, इलेक्ट्रिक वायर बोलते हैं। इधर से इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसमें क्या फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन। दूसरे टाइप का कंडक्टेंस क्या होता है कि यहाँ पे तुमने प्लेट्स लगा दी और यहाँ पे तुमने मान लो बैटरी लगा दी। अब सपोज ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव प्लेट है, इतना तो पता ही होगा यार, जैसे घर की इन्वर्टर की बैटरी। अब बताओ जो Na+ है वो किधर भागेगा, इधर भागेगा नेगेटिव की तरफ, क्योंकि वो पॉजिटिव है। तो अब जब ये जाएगा तो बताओ चार्ज का फ्लो होगा कि नहीं? भाई तार में क्या होता, अकेले इलेक्ट्रॉन जाता है। अगर मान लो यहाँ पर Cl- है, तो Cl- अगर पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रहा है
तो ऐसा समझ लो इलेक्ट्रॉन घोड़े पे बैठ के जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है किस पे बैठ के जा रहा है, Cl पे बैठ के जा रहा है। तो करंट होता क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है कि नहीं। और करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, यानी जो टाइम जितना कम लेगा करंट उतना ही ज्यादा होगा। यानी जो फास्ट चार्ज है, जो फास्ट जाएगा उसका करंट ज्यादा होगा, जो स्लो जाएगा उसका करंट कम होगा। तो जिसमें ज्यादा करंट जाता है, आसानी से जाता है, याद करो उसको बचपन में क्या बोलते थे, कंडक्टर। जिसमें कम करंट जाता था या बिल्कुल नहीं जाता था, नॉन कंडक्टर। तो इसीलिए वर्ड निकला है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, एबिलिटी टू फ्लो करंट। तो यानी अगर तुम ऐसी प्लेट्स लगा दो तो खुद बताओ कौन ज्यादा फास्ट भागेगा, ये फास्ट भागेगा, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और एक्वस फॉर्म में क्या होगा, ये फास्ट भागेगा तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। और सिमिलरली विद ये, इसके साथ भी यही है, लिख लो भाई। तो पहले डायग्राम बनाना था, फिर ये लिखना था, नीचे लिखना था ये, ठीक है। पहले डायग्राम बना लो, फिर उसके नीचे ये सब लिख लो। अब देखो चार्ज ऑफ आयन, हम पढ़ क्या रहे थे, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज ऑफ आयन। तो भाई हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, चार्ज है, ठीक। हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। क्वेश्चन, विच इज मोर हाइड्रेटेड, बताओ इन दोनों में कौन हाइड्रेट होगा ज्यादा, किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, पहला ले लो भाई। हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बेरिलियम की ज्यादा होगी। क्यों, इसमें चार्ज भी ज्यादा है देखो, और इसका साइज भी छोटा है। क्यों, 3 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक में साइज भी छोटा है। दूसरा देख लो, हाइड्रेशन एनर्जी इसमें भी यही ऑर्डर आएगा, Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3। क्यों, ज्यादा है और साइज इसका छोटा होगा। क्यों, 11 प्रोटॉन 12 प्रोटॉन 13 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो बस ठीक है। अब देखिए इसके बाद लिख लो, एक लाइन लिख लो इंग्लिश में कि ग्रेटर द चार्ज ऑन आयन ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ। भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि आयन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा, खुद सोचो, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वाटर के साथ। और भाई बेरिलियम का चार्ज +2 है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो लिख लो ग्रेटर द चार्ज ऑन आयन stronger is the force of attraction with water, hence greater is the amount of energy released, hence greater is the amount of energy released। ठीक, इसके बाद हिंदी में थोड़ा सा लिख लो कि ज्यादा हाइड्रेशन इंप्लाइज, मतलब ऐसे लिख लो, ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा
इसका मतलब ज्यादा हाइड्रेशन, इसका मतलब इफेक्टिव साइज भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लिख लो भाई। ठीक। अब देखिए आयनिक कंपाउंड का मैंने आपको बताया था 2 हिस्सों में कराऊंगा। तो जो पहला वाला हिस्सा है वो बचा है 20-25 मिनट का। तो कल मैं क्या करूंगा, आपके पीरियोडिक टेबल के डाउट्स पूछूंगा ग्रुप पे आपसे। नॉर्मली जो वीडियो आज आपको आ रहा है ये 2 दिन पहले बन चुका है, ठीक है। तो आपके मैं डाउट्स पूछूंगा ग्रुप पे, पीरियोडिक टेबल के कौन से हैं। और अगले लेक्चर में क्या रहेगा, 15-20 मिनट का ये जो आयनिक कंपाउंड बचा है इसको खत्म करूंगा मैं, आयनिक कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट, बेसिक पार्ट। उसके बाद में पीरियोडिक टेबल के डाउट्स पे आ जाऊंगा। पीरियोडिक टेबल के डाउट्स पे आ जाऊंगा तो डाउट्स कराऊंगा और फिर उसके 2-3 दिन बाद आपका हो जाएगा क्या, टेस्ट। ठीक है भाई, थैंक यू।